अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस हमारा टॉपिक चल रहा है कंसोलिडेशन, और इस कंसोलिडेशन में अभी जो हम एडजस्टमेंट करेंगे दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है अगर हम इस पे बात करें, और इंटरेस्टिंगली हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के साथ साथ अनरियलाइज्ड लॉसेस भी देखेंगे। क्या है ये, लेट्स अंडरस्टैंड। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट गाइस ये है कि पेरेंट सब्सिडरी को चीजें बेच के प्रॉफिट कमा लेता है और वो प्रॉफिट अपनी बुक्स में लिख देता है। हम कहेंगे ये एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, क्योंकि ग्रुप पेरेंट और सब्सिडरी को हम एक मानते हैं। तो अगर पेरेंट और सब्सिडरी मेरे लिए एक हैं, कंसोलिडेशन में क्या कॉन्सेप्ट है एक मानने का? सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट और सब्सिडरी दो नहीं है, एक है। तो अगर ये एक हैं तो प्रॉफिट सिर्फ वो जो ये थर्ड पार्टी को चीजें बेच के कमाएंगे। ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो इन्होंने आपस में कमाया हुआ है, यानी पेरेंट ने सब्सिडरी या सब्सिडरी ने चीजें बेच के पेरेंट से कमा लिया है, ये एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। हम कहेंगे यार कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि पेरेंट सब्सिडरी एक है। तो क्या मैं अपने आप को बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूं? कोई भी बंदा अपने आप को चीजें बेचे और प्रॉफिट कमा ले और प्रॉफिट लिख भी ले, तो ये हम प्रॉफिट कहेंगे कि प्रॉफिट नहीं है, ये फिजूल बातें कर रहा है। सो कंसोलिडेशन में पेरेंट सब्सिडरी एक है, अगर एक है तो आपस की कोई ट्रांजैक्शन हम मानेंगे कि ये अपने आप से ही ट्रांजैक्शंस कर रहा है, और कोई बंदा अपने आप को चीजें बेच बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मैं नहीं ये कह सकता है कि ये पेन मैंने 15,000 का लिया है, ये 15,000 का मैं अपने आप को 30,000 का बेच दूं और मैं कहूँ यार मैंने 15,000 प्रॉफिट कमा लिया, फिर मैं कहूँ यार मैंने अपने आप को 1 लाख का बेच लिया, प्रॉफिट कमा लिया। इससे प्रॉफिट्स नहीं है। प्रॉफिट सिर्फ वो जो थर्ड पार्टी से कमाया गया है। तो पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में कमाए हुए प्रॉफिट्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं इन कंसोलिडेशन। तो हम कंसोलिडेशन में कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं वो है सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट, कि पेरेंट और सब्सिडरी दो नहीं है बल्कि एक है। तो अगर पेरेंट और सब्सिडरी दो नहीं है, एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों को एक मान के चलना है। तो इसलिए आपस के कमाए हुए प्रॉफिट्स कंसोलिडेशन में प्रॉफिट नहीं है। अब आप सोचेंगे सर कि आप बार बार कह रहे हैं कंसोलिडेशन में प्रॉफिट नहीं है, व्हाट डज इट मीन? अब जरा बात समझिएगा। देखिए हम कंसोलिडेशन करते हैं, एक पेरेंट कंपनी की सेपरेट बुक्स हमें गिवन होती हैं, दूसरी तरफ हमें सब्सिडरी बुक्स की भी सेपरेट बुक्स गिवन होती है। तो हमें पेरेंट भी गिवन होता है, सब्सिडरी भी, सेपरेट बुक्स। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें गिवन होती हैं, जिन्हें हम कंबाइन करके कंसोलिडेशन कर लेते हैं, इनको हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि पेरेंट और सब्सिडरी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हम इनको ऐसे प्रिपेयर करते हैं। सो पेरेंट का सब्सिडरी से और सब्सिडरी का पेरेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सो अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि आपस में जो भी प्रॉफिट कमाया है वो लिख लेंगे। अब आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे हैं लिख लेंगे, पहले आप कह रहे थे लिखेंगे नहीं। सर सेपरेट बुक्स में ये प्रॉफिट प्रॉफिट है, क्योंकि सेपरेट बुक्स ये सोच के बनती हैं कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड बुक्स में वही प्रॉफिट हमारे लिए जो आपस में कमाया हुआ है और आपस में इन्होंने लिख भी लिया है इंडिविजुअल बुक्स में। जैसे ही कंसोलिडेशन में हम इन दोनों को कंबाइन करके इधर लाएंगे, पेरेंट सब्सिडरी, तो हम कहेंगे यार ये जो प्रॉफिट आपस का लिखा हुआ था हम उसे एलिमिनेट करेंगे। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट कि कंसोलिडेशन में हम एलिमिनेट करते हैं, यानी हम नहीं मानते ये प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बुक्स में। लेकिन सेपरेट बुक्स में ये प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो लिखा जाना चाहिए। तो अजीब सी कहानी है। सेपरेट बुक्स में हम कह रहे हैं कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो कमा लिया कमा लिया। तो सेपरेट बुक्स में ये प्रॉफिट्स लिखे जाते हैं और लिखना ही ठीक है। लेकिन जब आप उन सेपरेट्स को कंबाइन करके कंसोलिडेशन में लाते हैं, तो कंसोलिडेशन में आप कह रहे हैं यार ये जो आपस के लिखे हुए एलिमिनेट कर दो। तो जब मैं कहूं एलिमिनेट करने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में से करने हैं। क्यों करने हैं? लिखे क्यों थे? आंसर है सेपरेट बुक्स में लिखे हुए थे। अब मैं उन्हें कंबाइन करने के प्रोसेस में हूं। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि कंसोलिडेशन के प्रोसेस में, आई नीड टू एलिमिनेट दिस प्रॉफिट।
सो सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहता है जो पेरेंट ने सब्सिडरी से या सब्सिडरी ने पेरेंट से कमाए हैं, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इट मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड बुक्स। सो इट मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड बुक्स। तो मुझे एलिमिनेट करने हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड बुक्स। तो सर ये एक कहानी थी जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। क्यों एलिमिनेट करनी है? सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, अब सर एलिमिनेट करना है तो क्या करना है सर? अब ये बात भी समझने वाली है। जब एक सेलर, कोई भी सेलर जब एक चीज बेचता है, मैं आपको एक फोन बेचता हूं, मैं आपको एक फोन बेचता हूं, मैंने ये फोन खरीदा, कितने का खरीदा मैंने फोन? ये फोन मैंने खरीदा, सपोज करते हैं मैंने खरीदा 1 लाख का। मैंने खरीदा 1 लाख का, मैं आपको 1 लाख में 20,000 का प्रॉफिट ऐड करके कमाना चाहता हूं मैं आपसे, मैं आपको ये 120,000 का फोन दे देता हूं। अब जरा गौर कीजिएगा सेलर कैसे बिहेव करता है। सेलर ने 1 लाख की चीज खरीदी, आपको 120 की बेची। इसका मतलब है मैंने, सेलर ने कितने का प्रॉफिट कमा लिया है? तो आंसर है सर, सेलर ने प्रॉफिट कमाया है 20,000 का। अब जरा और करें, 20,000 खरीदा कितना था? 100K का। 1 लाख का खरीदा था, 20K का प्रॉफिट कमाया, 120K की सेलिंग प्राइस बनाई और आपको बेच दी। अब ये बात जरा समझें कि बायर क्या करेगा। बायर इस फोन को बुक्स में कितने का लिखेगा? ये वाला फोन अगर मैं आपको दूं तो कितने का लिखेंगे आप ये फोन? सुन रहे हैं आप मेरी बात? तो सर आप कहेंगे कि सर मेरी फोन की कॉस्ट 120K है। बायर की बुक्स में जरा गौर करो, सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो बायर की कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है। ये बात समझ लें। सर इस सेलिंग प्राइस में 120, जितने का सेलर बेच रहा है उतने का बायर खरीद रहा है। सेलर ने 120 का बेचा, बायर ने 120 का खरीदा, और उसकी बुक्स में यानी उसकी बैलेंस शीट में ये एसेट 120K का पड़ा हुआ है। अब अगर एसेट ये 120K का पड़ा हुआ है तो अब हमें करना क्या चाहिए? आंसर है, मैं कह रहा हूं कि अगर ये पेरेंट है सेलर और ये सब्सिडरी है, तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो गई है और इंडिविजुअल बुक्स में जो प्रॉफिट लिख चुके हैं, और वही प्रॉफिट बायर की कॉस्ट का पार्ट है, यानी 20 में ये वाला 20 प्रॉफिट भी तो है ना। तो हमें इसे एलिमिनेट करना है, हमने यहां से एलिमिनेट कर देना है यानी ये जो आपस में प्रॉफिट कमाया हुआ है कंसोलिडेशन में, ये प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट है, सो आई शुड एलिमिनेट दिस प्रॉफिट। मुझे ये प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है फ्रॉम कंसोलिडेटेड बुक्स। तो मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा? आंसर है सर, सेलर ने प्रॉफिट में लिखा हुआ है, ये सेलर ने ये प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो सेलर का प्रॉफिट बुक करो। वही प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स में शामिल हुई हुई है, गुड्स की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनी हुई है। इसको कहते हैं प्रॉफिट लोड हो जाता है इन्वेंट्री की कॉस्ट में, यानी वो कॉस्ट बन जाता है। तो मुझे यहां से एलिमिनेट करना है ये मुझे यहां से एलिमिनेट करना है बायर की बुक्स में। सो बायर की कॉस्ट ऑफ गुड्स को खत्म करें और ये सेलर का प्रॉफिट खत्म करें ताकि चीजें ठीक हो जाएं। आपस में चीजें बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो जो प्रॉफिट कमाया हुआ है अनरियलाइज्ड है, एलिमिनेट करना है। मुझे बताएं प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या डबल एंट्री बनानी चाहिए? तो आंसर है सर, प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए आपको डेबिट करना चाहिए प्रॉफिट। सर वही प्रॉफिट बायर की कॉस्ट का पार्ट है, तो अगर बायर की कॉस्ट का पार्ट है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे गुड्स, इन्वेंट्री, एसेट जो भी आपस में बेच के कमा रहे हैं उसको क्रेडिट कर देना चाहिए। सो बायर की इन्वेंट्री को कम करें, सेलर का प्रॉफिट कम करें। ये अनरियलाइज प्रॉफिट को कंसोलिडेटेड बुक्स में एलिमिनेट करने की एंट्री। सो ये बात अगर समझ आ गई है, डेबिट प्रॉफिट, क्रेडिट कॉस्ट, थोड़ा और समझाता हूं। मैंने एक माउस खरीदा, ये वाला माउस मैंने खरीदा 2000 का। देखो, मैं अपनी बुक्स में अगर इस माउस को लिखूं तो मैं कहूंगा ये मेरा एसेट है, ये मैंने 2000 का लिख लिया। देखो मेरी बैलेंस शीट में 2000 का एसेट आ रहा है। ओके, ओके, गुड, 2000 का एसेट आ गया।
अब यही जो एसेट मेरी बुक्स में 2000 का आ गया है, जिससे मैंने खरीदा है उसने तो 1500 का कहीं से खरीदा था, और उसने 500 का प्रॉफिट कमा के मुझे 2000 का बेच दिया। देखो, उसने 1500 का खरीदा था, उसकी कॉस्ट मेरी कॉस्ट, क्योंकि मैं तो 2000 का लिख के बैठा हुआ हूं, 1500, और उसका प्रॉफिट भी मेरी कॉस्ट। तो इसका मतलब है सेलर ने जो मेरे से 500 कमाया है, सेलर की बुक्स में वो प्रॉफिट्स में पड़ा हुआ है, प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग में चला गया, तो उसकी बुक्स में प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग पड़े हुए हैं। लेकिन वही प्रॉफिट बायर कहता है कि यार मुझे नहीं पता उसने कितना कमाया, जितने का मुझे बेचा मैंने उतने की कॉस्ट लिखी हुई है। तो अगर इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना हो सेलर की बुक्स में से, तो प्रॉफिट खत्म करोगे, और मुझे इस माउस को कितने पे लाना है? 1500 पे लाना है। सर 1500 पे क्यों लाना है? कमाल करते हो यार। 1500 पे इसलिए लाना है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ वो जो थर्ड पार्टी के साथ हुई है। अब अगर पेरेंट है, बेचने वाला पेरेंट है, मैं सब्सिडरी हूं, तो बाहर से 1500 का आया है इस पूरे ग्रुप में। इस पूरे ग्रुप में जरा बात समझना, ये पूरा ग्रुप है, बाहर से चीज आया, ये माउस आया 1500 का, तो माउस 1500 का लिखा गया। अब ये बाहर बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, आपस में बेच के हम कुछ कोई हरकत नहीं कर सकते। और क्योंकि मेरी कॉस्ट फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड द ग्रुप, यानी पेरेंट और सब्सिडरी के अलावा जो लोगों के साथ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप की कॉस्ट 1500 है, तो अगर मैं इसको बेच के 500 का प्रॉफिट कमा के 2000 की सेलिंग प्राइस रखूं, और ये बंदा कहे कि मेरी कॉस्ट हो गई है 2000, तो देखें इन्होंने आपस में बेच के 500 का प्रॉफिट कमा के कॉस्ट को खामखा बढ़ा दिया। अब इस इनकी बुक्स में ये माउस जिसने भी बाय किया उसको, उसकी बुक्स में 2000 का पड़ा हुआ है, हालांकि बाहर से तो 1500 का आया था। आपस की ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जो बाहर से आया 1500 का है, तो ये 1500 का ही रहना चाहिए। तो मुझे यहां से 500 एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि माउस 1500 पे आ जाए, और ये सेलर का प्रॉफिट भी खत्म करना चाहिए। तो डेबिट प्रॉफिट, क्रेडिट इन्वेंटरी, क्रेडिट इन्वेंट्री, क्रेडिट इन्वेंट्री, ये बात याद रख लेना, भूलोगे तुम लोग। अब जब जब ये डबल एंट्री पास करनी है, तो अब आपको अगला रूल तो पता है, कंसोलिडेशन की बेसिक बात है। पेरेंट सेलर है, तो वर्किंग टू पार्ट ए से एलिमिनेट करेंगे। पेरेंट सेलर है तो वर्किंग टू पार्ट ए। सब्सिडरी सेलर है, तो क्योंकि एक्विजिशन डेट के बाद ही आपस में बेच रहे हैं, तो सब्सिडरी है तो सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग, यानी वर्किंग टू पार्ट बी। अब आपने देखना है यार, हु इज द सेलर, तो सेल ऑफ इन्वेंट्री अगर पेरेंट सेलर है तो क्या एंट्री है, अगर सब्सिडरी सेलर है तो। सर डबल एंट्री वही है, डेबिट प्रॉफिट और क्रेडिट करेंगे आप इन्वेंट्री। डेबिट प्रॉफिट, क्रेडिट इन्वेंट्री, बस फर्क ये है कि अगर पेरेंट सेलर है तो पेरेंट का प्रॉफिट खत्म करना है, तो वर्किंग टू पार्ट ए में से खत्म करोगे, और इन्वेंट्री जाके सब्सिडरी की खत्म कर दोगे। लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री पेरेंट सब्सिडरी की बैलेंस शीट में कटी पड़ी होती है, तो बस बैलेंस शीट से माइनस कर देंगे जाके। बट इफ सब्सिडरी इज सेलर, तो ये जो प्रॉफिट है ये हम खत्म करेंगे वर्किंग टू पार्ट बी सब्सिडरी का, और क्रेडिट करना है हम लोगों ने इन्वेंटरी को। तो जब अगर हम लोगों ने क्रेडिट इन्वेंटरी को करना है, तो ऑब्वियसली पेरेंट की या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हु इज द सेलर, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब आपको इतनी बात समझ लग गई, तो अब आगे क्या करना है आप लोगों ने? आगे आप लोगों ने ये काम करना है बच्चों कि ये जो प्रॉफिट होता है ये ओनली ऑन अनसोल्ड गुड्स होता है। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची, अगर सब्सिडरी आगे बेच चुका है, तो सर ये प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया। पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची, सब्सिडरी आगे बेच चुका है, रियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि थर्ड पार्टी से कमाए गए हैं प्रॉफिट। पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची, सब्सिडरी की सारी गुड्स अभी तक उसके पास पड़ी हुई हैं, वो नहीं बेच पाया, सारी गुड्स अनसोल्ड है, जितना आपस में प्रॉफिट कमाया हुआ है सारा अनरियलाइज्ड है। अगर आगे 50% बेच चुका है, पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची, सब्सिडरी आगे 50% बेच चुका है, तो आधा प्रॉफिट रियलाइज हो गया, क्योंकि आधी बिक चुकी है, और आधा प्रॉफिट अनरियलाइज है। सो अनसोल्ड गुड्स के ऊपर प्रॉफिट है। सब्सिडरी ने पेरेंट को बेची, पेरेंट 20% गुड्स बेच पाया, 80% अभी भी पड़ी हुई है, तो जितना प्रॉफिट कमाया उसका 80% जो है वो अनरियलाइज्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये अनसोल्ड गुड्स भी इंपॉर्टेंट है। अब एक दो एग्जाम्पल से समझा देते हैं आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है, और एंट्रीज बननी कैसे हैं। तो ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। सो गाइस एक एग्जांपल आ गई है, पेरेंट सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी फॉर $500, 500 की बेची है, सेलिंग प्राइस है, एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 200, और 200 का प्रॉफिट भी कमा लिया। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को बेच के 200 का प्रॉफिट कमा लिया, और 40% मार्जिन है, 200 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो 40% मार्जिन निकलता है। अब हमने करना क्या है? फर्स्ट सिचुएशन है, वो कह रहा है कि
सारा का सारा प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है? नहीं गाइस, अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स। सो पेरेंट्स सोल्ड गुड्स, 200 का प्रॉफिट कमाया। पहली सिचुएशन इंडिपेंडेंट है। वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट सिचुएशन ये हो कि क्या हो, पहली सिचुएशन कि ऑल गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड बाय सब्सिडरी, सब्सिडरी के पास अभी तक अनसोल्ड पड़ी हुई है, सब्सिडरी आगे बेच ही नहीं पाया। तो जब सब्सिडरी नहीं बेच पाया तो इसका मतलब यह है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यूआरपी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सारा का सारा 200 है। दूसरी सिचुएशन, अगर 60% गुड्स सोल्ड बाय सब्सिडरी टू थर्ड पार्टी है, यानी कि ये जो गुड्स पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची थी, सब्सिडरी आगे बेच चुका है, कितने परसेंट बेच चुका है? 60% बेच चुका है। अनसोल्ड कितनी है? 60% आगे बिक चुकी हैं, तो 40% अनसोल्ड है। इसका मतलब है जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 200 का 40% है। तो इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट बनेगी 80। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अनसोल्ड गुड्स पे गाइस, 20% गुड्स स्टिल एग्जिस्ट इन सब्सिडरी बुक्स। अब इसका मतलब है 20% गुड्स अभी भी सब्सिडरी के पास पड़ी हुई हैं। ये सिचुएशन 3 है, तो सर सारा प्रॉफिट अनरियलाइज नहीं है, ओनली 20% गुड्स का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, विच वुड बी अराउंड 40। अब सर डबल एंट्री क्या बनानी है? हु इज द सेलर? तो सर सेलर है पेरेंट। इसका मतलब ये है कि अच्छा, डबल एंट्री एक ही रहनी है सर? डबल एंट्रीज जो है वही रखनी है, सेंस यूज करनी है। सर सेंस क्या है और डबल एंट्री क्या है? डबल एंट्री है डेबिट प्रॉफिट करें, क्रेडिट इन्वेंटोरी करें। ये काम करने के बाद आगे क्या करें? कितने से करें? 200 से। 200 से, ये सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 2 में सेम एंट्री और डेबिट कर दें 80 और 80। थर्ड सिचुएशन में भी एंट्री सेम रहनी है, बस अमाउंट अनसोल्ड गुड्स के ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, सारी गुड्स का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। अब सर डबल एंट्री में ख्याल क्या रखना होता है? सर ये प्रॉफिट सेलर का खत्म करना है, सेलर पेरेंट है, तो पेरेंट के लिए हमें पता है हम वर्किंग टू पार्ट ए बनाते हैं, यानी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। तो ये प्रॉफिट वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस करेंगे और इन्वेंट्री में से भी जाके माइनस कर देंगे, तो इन्वेंट्री के ऊपर जो प्रॉफिट लोड हुआ हुआ था अनलोड हो जाएगा, यानी जो खाम खा बढ़ा दी थी कम हो जाएंगी। दिस इज हाउ यू नीड टू एडजस्ट द प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। आई होप आप लोगों को बात समझ लगी होगी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर नॉन करंट एसेट बेचें एक दूसरे को तो क्या करना? अगर नॉन करंट एसेट एक दूसरे को बेचें तो क्या करना है सर? तो नॉन करंट एसेट के ऊपर सेल पे भी सुन लें जरा। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सर कुछ नहीं करना, सिंपल है, आपस में एक प्रॉफिट कमा रहे हैं नॉन करंट एसेट बेच के, तो डबल एंट्री में सिंपल क्या हुआ है? डेबिट प्रॉफिट करना है, क्रेडिट इन्वेंट्री की जगह नॉन करंट एसेट आ जाएगा, बस। डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट नॉन करंट एसेट, चेक क्या करना है सर? वही चेक करना है कि पेरेंट सेलर है या सब्सिडरी सेलर है। अगर पेरेंट सेलर है तो प्रॉफिट वर्किंग टू पार्ट ए में से एलिमिनेट कर देना, सब्सिडरी सेलर है तो वर्किंग टू पार्ट बी में से एलिमिनेट कर देना। सर फर्क क्या पड़ा है? सर कोई फर्क नहीं है, वहां पे प्रॉफिट टू इन्वेंट्री था क्योंकि इन्वेंट्री को बेच के प्रॉफिट कमाया जा रहा था, यहां पे नॉन करंट एसेट को बेच के प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो बस इन्वेंट्री हटा के नॉन करंट एसेट लिख लें। ठीक है सर, समझ आ गई, ये तो बड़ी इजी बात है। जी बिल्कुल इजी बात थी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेबिट प्रॉफिट करना है, क्रेडिट नॉन करंट एसेट करना है, डेबिट प्रॉफिट करना है, क्रेडिट नॉन करंट एसेट करना है। तो मैंने तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में एक बात सिखाई थी, कंसोलिडेशन में अगर आपने एसेट को कम किया है तो सर डेप्रीसिएशन कम करनी है, अगर कंसोलिडेशन में एसेट को बढ़ाया है तो डेप्रीसिएशन बढ़ानी है। तो मुझे बताएं इस एंट्री में जरा, बताएं 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 बताएं, इसमें नॉन करंट एसेट क्या कर रहे हैं हम? तो सर आप कहेंगे सर नॉन करंट एसेट तो मैं कम कर रहा हूं। क्यों कम कर रहे हैं? हम प्रॉफिट था उसके ऊपर, प्रॉफिट की वजह से नॉन करंट एसेट ओवरस्टेट हो गया था। तो अब मुझे एक्स्ट्रा काम ये करना है, नॉन करंट एसेट की सेल के ऊपर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ रहा है, कि मुझे डेप्रीसिएशन भी रिवर्स करनी है। तो इसका मतलब है रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन एक्स्ट्रा काम है। सर ये काम इन्वेंट्री में क्यों नहीं किया था? और भाई इन्वेंट्री करंट एसेट है, इन्वेंट्री नहीं होती, पंगे में नहीं पड़ती इन्वेंट्री। सो रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन गाइस, अब रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन बायर्स बुक्स में होनी चाहिए, बायर्स बुक्स में। सर ये क्या चक्कर है? बायर्स बुक्स वाला क्या चक्कर है? तो बायर्स बुक्स,
सर अगर पेरेंट सेलर है तो हु इज द बायर? सब्सिडरी इज द बायर, तो ये डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी चाहिए सब्सिडरी की बुक्स में। रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेबिट एसेट क्रेडिट डेप्रिसिएशन। वैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट। मैं रिवर्स करना चाह रहा हूं तो डेबिट एसेट क्रेडिट डेप्रिसिएशन, लेकिन बायर की बुक्स में। सेलर पेरेंट है तो बायर सब्सिडरी है। अगर सब्सिडरी सेलर है तो पेरेंट बायर है, तो ये करें वर्किंग टू पार्ट बी में डेप्रिसिएशन रिवर्स करें। कितने पीरियड की करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नोट्स में ऐड भी करने हैं आप लोगों ने। फ्रॉम द ये जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, ये फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टू ईयर एंड। फ्रॉम डेट ऑफ सेल टू ईयर एंड। फ्रॉम डेट ऑफ सेल टू ईयर एंड, ये काम आपने करना है। फ्रॉम डेट ऑफ सेल टू ईयर एंड। सर अगर सेल ईयर एंड पे हो तो ये काम नहीं करेंगे यार। सेल से जितना टाइम गुजर गया उतने टाइम की डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। सर ये था सेल ऑन नॉन करंट एसेट पे अनरियलाइज प्रॉफिट, तो याद क्या रखना है? इन्वेंट्री पे अनरियलाइज प्रॉफिट, नॉन करंट पे इन्वेंट्री पे, नॉन करंट पे इन्वेंट्री पे, नॉन करंट पे। ये बातें याद रखने वाली हैं। सर याद होगी सर, लेकिन थोड़ा समझा तो दें। जरा समझा देते हैं, आपको अभी समझा देते हैं। अब जरा ये बात समझने वाली है। अच्छा, जरा और करना है आपने, बात समझाने में लगा हूं मैं। सर पेरेंट और सब्सिडरी दो कंपनीज नहीं है, ये एक कंपनी है। आपको ये बात तो अब तक पता चली गई होगी। ग्रुप में हम इन्हें एक मान रहे हैं। ये आपस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, की है तो वो ट्रांजैक्शन हम नहीं मानते। आपस में प्रॉफिट कमा लिया तो हम उस ट्रांजैक्शन को प्रॉफिट नहीं मानते। अब जरा मैं आपको एक बड़ी मजेदार एग्जांपल करके समझाता हूं। एक एसेट जो इसकी बुक्स में पड़ा हुआ है 200 का कैरिंग वैल्यू है, एक नॉन करंट एसेट की कैरिंग वैल्यू 200 है। सर ये 200 का ही है। अब जरा मेरी बात सुनना, अगर ये इस फैक्ट्री में पड़ा वो 200 का है, इस फैक्ट्री से उठा के दूसरी फैक्ट्री में भेज दें 200 का है, दूसरी से उठा के तीसरी में भेज दें, इससे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मतलब मेरा एसेट है, मैं एक जगह रखूं दूसरे जगह तीसरी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही मतलब है ना। पेरेंट सब्सिडरी एक है, याद रहे। पेरेंट या सब्सिडरी ने, सब्सिडरी की एग्जांपल ले लेते हैं। सब्सिडरी का एसेट था 200 का, तो इसने चालाकी ये की, यानी मतलब इसने बेच दिया, तो इसने सेलिंग प्राइस रखी 300। तो कितना प्रॉफिट कमाया इसने? प्लीज चेक करें जरा, प्रॉफिट कितना कमाया इसने? 100 का प्रॉफिट कमा के ये एक नॉन करंट एसेट बेच दिया है। किसको बेच दिया जी? नॉन करंट एसेट सब्सिडरी को बेच दिया। अब सब्सिडरी कंसोलिडेशन में, सॉरी, पेरेंट को बेच दिया। अब कंसोलिडेशन में पेरेंट सब्सिडरी एक है भाई, मैं नहीं मान रहा ये ट्रांजैक्शन है, लेकिन इन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन की और इसने अपनी बुक्स में इस एसेट को 300 का लिख लिया। ये लें, क्योंकि इसने बेचा 300 का, उसने खरीदा 300 का। तो वो जो प्रॉफिट था वो एक्चुअली लोड हो गया, यानी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गया। अब बायर ने इस एसेट को कितने का लिख लिया? सर 300 पे। हालांकि ये अभी इस सेल से पहले एसेट 200 का था। मुझे बताएं, कंसोलिडेशन में क्या आप इस ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन मानते हैं? क्या आप मानेंगे कि सब्सिडरी अगर पेरेंट को दे दे तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी? आंसर है नहीं। कंसोलिडेशन सिंगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, ये एक है ट्रांजैक्शन, सिर्फ वो जो बाहर के लोगों के साथ की है। बाहर के लोगों के साथ कर लें ट्रांजैक्शन है, आपस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये जो एसेट इन्होंने खाम खा बढ़ा दिया है, 200 से ट्रांजैक्शन करके 300 कर दिया, गलत है। तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, ये इंडिविजुअल बुक्स में हुआ पड़ा होता है। अब इंडिविजुअल बुक्स में अगर ये हुआ हुआ है, इंडिविजुअल बुक्स में हुआ हुआ है, तो ये काम इंडिविजुअल बुक्स में हुआ हुआ है। सेल के बाद, सेल के बाद साल गुजर गया, इस बंदे ने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी 300। लाइफ में ज्यूम कर रहा हूं, ये ना ढूंढना काम पे मिली हुई है, कॉन्सेप्ट समझो। 300 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स है, तो इसने 30 की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी। हालांकि होनी कितने पे चाहिए थी? 200 पे। मतलब आपस की ट्रांजैक्शन तो हम मान नहीं रहे। तो ये सेपरेट बुक्स में ना सब्सिडरी और पेरेंट ये हरकत करके बैठे होते हैं और आप चले जाते हैं कंसोलिडेशन करने। ये हरकत हो चुकी है, साल हो चुका है सेल हुए हुए। आपने कहा कि भाई ठहरो जरा, मुझे ट्रांजैक्शन जरा समझने दो। तो ये तो कंसोलिडेशन में होना ये चाहिए था आपके नजदीक। आपके नजदीक कंसोलिडेशन में होना ये चाहिए था। आप कहेंगे कि सर कंसोलिडेशन में ये एसिड 200 का है,
इधर से इधर भी आया है तो 200 का है, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन 200 पे चार्ज होनी चाहिए। तो 200 पे डेप्रीसिएशन चार्ज होती तो 200 डिवाइडेड बाय 10 20 होती, तो वो डेप्रीसिएशन जो 20 होनी चाहिए थी वो 30 चार्ज हुई। अब मुझे इतराज क्या है, सेपरेट बुक्स में ये प्रॉफिट ऑलरेडी बुक करके बैठे हुए हैं, ये वाला प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन भी ओवर स्टेट कर के बैठे हुए हैं। तो मैंने कंसोलिडेशन के लिए दो एंट्रीज ऐसे बनानी है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने कहा कि डेबिट कर दो प्रॉफिट, जो आपस का कमाया हुआ प्रॉफिट है 100 से, क्रेडिट एसेट कर दो 100 से। अब मुझे बताएं इस डबल एंट्री ने क्या करना है, वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्रॉफिट ने इस प्रॉफिट को खत्म कर देना। देखो, तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है ना, तो डेबिट करके खत्म। और क्रेडिट एसेट करने का मतलब है कि ये 300 का एसेट जो सेपरेट बुक्स में था, जो पेरेंट सब्सिडरी ने मिला के कंसोलिडेशन में आ चुका है 300 का, ये क्रेडिट एसेट को करके 200 पे ले आएगी। और देखो मेरे नजदीक 200 का ही है। अब पता चला कि एसेट एसेट पे डेप्रिसिएशन 1 साल की चार्ज हो चुकी है, क्योंकि सेल से 1 साल गुजर चुका है, तो जो उसने खरीदा है उसने 1 साल की डेप्शन चार्ज कर दी है। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, तो मुझे रिवर्स करना है। तो जितने का एसेट मैं एड लेस करता हूं, उतने का मामा लगता हूं मैं। सबका मामा नहीं हूं मैं, और ना ही आपने बनना है मामा सारे के सारे एसेट का। देखिए, आप 100 से एसेट रिड्यूस कर रहे हैं, तो 100 के ऊपर डिवाइडेड बाय 10 ईयर करेंगे, तो 1 साल गुजर गया तो 10 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा ये रिवर्स हो जाएगी। तो बायर की बुक्स में रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि बायर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करके बैठा होता है। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, डेबिट करेंगे हम लोग एसेट 10 से, और क्रेडिट करेंगे हम लोग जी सर डेप्रिसिएशन 10 से। ये 10 डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी, और ये जाएगी पेरेंट की बुक्स में, और ये जाएगा सब्सिडरी की बुक्स में। देखिए, प्रॉफिट सब्सिडरी की बुक्स में पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन पेरेंट की बुक्स में ओवर चार्ज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एडजस्ट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। थैंक यू सो मच।